गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ ठीक होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फेडरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, समथिंग of that chapter. Power sharing is a division of power between different constituent parts. आपने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी वहाँ पढ़ा होगा। पावर शेयरिंग के बिना क्या होता है, पावर शेयरिंग के साथ कैसा इन्वायरमेंट होता है किसी कंट्री के अंदर, उसको भी ध्यान से देखा होगा। बेल्जियम वॉज द कंट्री टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी कंट्री थी बेल्जियम जिसने सेंट्रल अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया था और रीजनल गवर्नमेंट को उस पावर्स को दिया था। 4 टाइम्स उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया था और उन्होंने 3 टायर गवर्नमेंट बनाई थी। फर्स्ट वर्ल्ड में कंट्री थी जिन्होंने एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट रीजन जो इशू होंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के उसकी गवर्नमेंट के द्वारा ही हैंडल किए जाएंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन स्टेट एंड द सेंटर। जैसे वहाँ फ्रेंच थे, जर्मन्स थे, तो पॉपुलेशन चाहे कैसी भी थी, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये सब प्रोविजंस थे बेल्जियम के अंदर। और इतनी बेस्ट पावर शेयरिंग का फॉर्मेट बेल्जियम के अंदर था कि द बेस्ट फेडरेशन कहलाया जाता है, द बेस्ट पावर शेयरिंग कहलाई जाती है वर्ल्ड की बेल्जियम के अंदर। वहाँ बड़ा स्वीट, बड़ा हारमोनियस इन्वायरमेंट था बेल्जियम के अंदर। इन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द श्रीलंका प्रैक्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, परंतु प्रैक्टिकली पर्पज यूनिटरी सिस्टम। वहाँ पर एक यूनिटरी सिस्टम था। वहाँ पर सारा जो पावर्स थी वो सेंटर के हैंड में थी, सेंट्रलाइज थी पावर, डिसेंट्रलाइज नहीं थी। और वहाँ पर एक लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज, इसने वाला जो लैंग्वेज थी उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट कर लिया था। उसका परिणाम ये हुआ था कि जो तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे या अदर जो कम्युनिटी थी, उन्होंने वहाँ सिविल वॉर कर दिया था, सिविल वॉर हो गया था। पावर शेयरिंग ना होने का कारण श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ और काफ़ी दिक्कत, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई हुई। तो ये दोनों एग्जाम्पल पावर शेयरिंग होना ना होने के क्या परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, ये आपने वहाँ पर देखा था। पावर शेयरिंग आपने और वहाँ पर देखी लास्ट चैप्टर में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखी होगी, वर्टिकल पावर शेयरिंग देखी होगी, कोलिशन गवर्नमेंट की देखी होगी, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उसमें पावर शेयरिंग देखी होगी। 4 टाइप्स की आपने वहाँ पर पढ़ी है। हॉरिजॉन्टल जो पावर शेयरिंग होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल जो पावर्स होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जैसे जुडिशरी, ये पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। एक वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, बड़े से छोटा, यानी हाईएस्ट लोएस्ट, इस ओर जो चलती है, इसे वर्टिकल कहते हैं। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल या कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये 2 तरीके आपने इसमें पढ़े हैं। तो अच्छे से रिवाइज करिएगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फेडरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म होता क्या है, तो उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, NCERT बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को पढ़ना होगा, लाइन टू लाइन आपको उसको रिवाइज करना होगा, तब जाकर गुड मार्क्स होंगे। तो टेक्स्ट से बाहर नहीं जा सकते हम लोग, तो इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना होगा। व्हाट इज़ फेडरलिज्म?
फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने क्या देखा कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। ये मेरे नोट्स हैं, इसमें देख लीजिए, आपको प्रोवाइड भी कराए थे मैंने। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी होते हैं उनमें सेंट्रल अथॉरिटी, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनमें जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ गए होंगे। फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फीचर है इसका कि फेडरेशन में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पर देखें 3 टायर सिस्टम है, बट कुछ जगह पर 2 टायर सिस्टम भी है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। ये एक दूसरे की से अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट पावर्स को एंजॉय करते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। उसका अपना सब्जेक्ट्स होता है, उसकी अपनी पावर्स होती हैं। नेशनल इंटरेस्ट, जो पावर्स नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको सिक्योरिटी, जैसे बैंकिंग बताया, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या अदर ऐसे इशूज जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं उसे दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। एंड द अदर governments at the level of provinces states that look after much of the day-to-day administering of their states। day-to-day जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कामकाज होता है जो स्टेट्स के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर का हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जो स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं। वो सब लोकल इशू के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। तो 2 लेवल्स गवर्नमेंट के होते हैं फेडरलिज्म के अंदर। अब 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा है। यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, और जैसे यहाँ पर फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। कॉन्ट्रास्ट की जाती है यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ में। यूनिटरी गवर्नमेंट को समझ लेते हैं। अंडर द यूनिटरी सिस्टम देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो पावर्स होती है सेंट्रलाइज होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में पावर होती है, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी यूनिट्स भी होती हैं, स्टेट्स सब यूनिट्स भी होती हैं, बट वो सबऑर्डिनेट करती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। सेकंड फीचर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। बाकी जो फेडरलिज्म के अंदर होता है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करती, एडवाइस करती है। बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट अपोजिट। इसे हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, इसको बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है कई बार 3 मार्क्स में। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन ऑफ विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है पैरेलल इंडिपेंडेंट होती है, और सेंटर उसको ऑर्डर नहीं पास कर सकता, उसको एडवाइस कर सकता है। ये बेसिक अंतर होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? लेट अस लुक द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जो की फीचर्स हैं फेडरलिज्म के उसे देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, नोट्स हैं ये मैंने निकाले थे इसमें से। देयर आर 2 और मोर लेवल्स, ये टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 और मोर, 3 भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर है। फिर बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर 3 टायर्स हैं। जैसे कि आप देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, जिसे आप पंचायती राज कहते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, सेम सिटीजन्स ही होते हैं। अपने एग्जाम्पल ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी इन्हीं हमें सिटीजन्स को गवर्न करती है, और जब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आती है तो उसके वो भी हम ही सिटीजन्स को गवर्न करती है। सेम सिटीजन्स होते हैं, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शंस। जो एरिया ऑफ पावर होता है हर अथॉरिटी का, हर गवर्नमेंट का, वो अलग अलग होता है। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, कानून जो बनाने का दायरा होता है, सबका एरिया होता है, वो अलग होता है। टैक्सेशन, वो कि कौन किससे टैक्स लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा किसके हाथ में होगा, ये सब एरिया ऑफ पावर अलग अलग होता है। द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। जो एग्जिस्टेंस है, जो अथॉरिटी है ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दी जाती है उसकी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सर्टिफाइड किया जाता है। ये की फीचर्स है फेडरलिज्म के, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी एक टायर के द्वारा या किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों ही जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दोनों का ही इंटरेस्ट उसमें लगता है, तब जाके वो कोई चेंज होता है। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुरिडिक्शन, आपने जुडिशियल पावर पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल सिविल कोर्ट्स के पावर्स को पढ़ा है, तो ये बहुत पावरफुल होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं जो फेडरलिज्म के अंदर। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए जो रूल्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल पावर के द्वारा चाहे स्टेट पावर के द्वारा, उनको चेक कर सकता है, रोक लगा सकता है। जो कोर्ट्स होता है उसको उसमें चेंज कर सकता है, वापस कर सकता है गवर्नमेंट के पास उस रूल को। यानी बहुत हैवी पावर्स फेडरलिज्म के अंदर कोर्ट्स की मानी जाती हैं। मैंने बताया था आपको कि ये हॉरिजॉन्टल पावर्स होती हैं, पावर ऑफ शेयरिंग होती है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की होती हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यही अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, इसी से अर्निंग करती है। सबका सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू होता है वो अलग अलग होता है, कौन किससे रेवेन्यू लेगा, उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पावर्स अलग होती हैं। ये पावर्स हैं, 7 पावर्स हैं, 7 यहाँ देख लीजिए। द फेडरल सिस्टम दस द ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। जो फेडरल सिस्टम होते हैं उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की यूनिटी है, कौन से गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट और सेंटर, उनकी यूनिटी बनी रहे, उसको प्रमोट करता है, उसको सेफ गार्ड देता है। ये फीचर है, ऑब्जेक्टिव एक तरीके से फेडरलिज्म का, कोई पूछने लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये सेम टाइम एकोमोडेट भी करता है, जो जितनी डाइवर्सिटी है, आप देखिए डिफरेंट कल्चर के लोग, कास्ट, रिलीजन के लोग और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी डाइवर्स कंट्री है हमारा, तो उसको एकोमोडेट करता है, यानी उसको एक तरीके से होम प्रोवाइड कराता है, रहने के लिए इन्वायरमेंट देता है एक तरीके से फेडरलिज्म के अंदर। तो ये 2 फीचर्स हैं या 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग। दे एन आइडिया फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। जो आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम होता है उसके बोथ एस्पेक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है आपस में, अंडरस्टैंडिंग जिसे आप कहते हैं, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक तरीके से बाउंड भी होते हैं एक दूसरे के साथ चलने के लिए। ये 2 इसके
एक तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जिस बेसिस पर फेडरलिज्म वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। जो फेडरेशन है या फेडरलिज्म में वर्क करती है जिन रूट्स के थ्रू, वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स से वर्क करती है, तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, दीज रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 3 मार्क्स में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 aspects are crucial for the institution and practices of the federalism। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट वाला। फर्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें सिस्टम में क्या होता है, स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कमिंग टुगेदर। एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक ग्रुप बनाते हैं ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। जैसे स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बन जाता है, ऐसे ही बात कर रहे हैं वो कि एक स्टेट्स मिलकर एक बिगर यूनिट को क्रिएट करते हैं, बट जो स्टेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इस टाइप की फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, और ये मिलती है यूएसए के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये एग्जांपल्स हैं, लर्न इट फॉर्मेट। The second route is that a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। जो second route होता है, एक लार्ज कंट्री, मान लीजिए इंडिया जैसी, वो डिसाइड करती है टू डिवाइड इट्स पावर को डिवाइड कर देती है कौन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके बीच में, एंड द नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज़ फॉलोड इन इंडिया। इस तरह का जो सिस्टम है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है, वो इंडिया में, स्पेन में और जो बेल्जियम कंट्री है उसमें फॉलो किया जाता है। तो ये 2 रूट्स हैं जिसके थ्रू फेडरेशन वर्क करता है, फॉर्म किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस। अब इस मैप को भी देख लीजिए। रेड जो मैप कलर है वो दिखाता है फेडरलिज्म को। 193 जो वर्ल्ड्स की कंट्री हैं उनमें से 25 के अंदर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, और 25 कंट्रीज़ के अंदर इतनी पॉपुलेशन रहती है कि वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, वो 40% पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी जो पिक्चर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके टेक्स्ट की, उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाता है। 1 मार्क 3 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। इसमें अनइक्वल पावर्स भी होती हैं कभी कभी। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर। जैसे अभी आपने देखा, अब तो टेरिटरी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, बस जब स्टेट था तो स्पेशल स्टेटस था उसका। उधर अरुणाचल प्रदेश है, ये स्पेशल स्टेटस रहता है, इनको स्पेशल पावर्स दी जाती है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था उसका फ्लैग भी अलग हुआ करता था। तो जो फेडरेशन है स्टेट के अकॉर्डिंग पावर्स को कम या ज़्यादा कर सकता है। इस तरह के जो फेडरेशन में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा देखा जाता है। ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। ये एरिया होता है ओवर विच समवन हैज़ लार्ज अथॉरिटी, एरिया ऑफ पावर एक तरीके से। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल बनाती हैं, या जिनसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनको आपको लर्न करना। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है इसमें से भी। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition। 1947 में जब हम कंट्री इंडिपेंडेंट हुई हमारी और हम रिपब्लिक हुए 1950 में, तो बड़ा इजी वे नहीं था वो। एक लिखा है यहाँ पर ब्लडी पार्टीशन था, तो काफ़ी राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के, काफ़ी लोग उसमें मर गए थे, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए थे। तो इस तरह का जो एक इन्वायरमेंट था पार्टीशन के समय था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस
सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सारे जो स्टेट्स थे वो उन्होंने वेलकम नहीं किया एक यूनियन गवर्नमेंट का, या इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई उसका वेलकम नहीं किया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, अपना अलग रियासत टाइप या कंट्री टाइप चाहते थे। तो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े पावरफुल लीडर थे। उन्होंने सभी कंट्रीज़ को उसको बड़ा पावरफुल तरीके से आर्मी वर्क करने के बाद में उसको अपने में मिलाया। लगभग 400 नियर अबाउट 400 प्रोविंसेस ऐसी थी जो फ्री थी। कुछ तो ईजिली उसमें इंक्लूड हो गई, एक तरीके से इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। बट कुछ ने जिसने नहीं किया तो उस पर आर्मी से वर्क लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स आप देखें 29, अब तो 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स का यूनियन है ना इंडिया, तो उसको अनाउंस किया गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया, बट इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके सिद्धांत हैं एक तरीके से वो लागू होते हैं, भले ही फेडरलिज्म को वर्ड को एडॉप्ट ना किया गया हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट and we call the central government representing the Union of India and the state government. Later the third-tier federalism was added in 1992. आप उसमें लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे भी, 1992 में इसको ऐड किया गया था थर्ड टायर को, जिसको पंचायत राज या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इन्जॉय सेपरेट जुरिडिक्शंस। उसका एरिया ऑफ पावर अलग होता है सबका, पॉपुलेशन तो एक ही होती है बट एरिया ऑफ पावर सब जो अथॉरिटी है उसकी अलग होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन किया उसने। जैसे पहले मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव पावर होती है और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है एंड द स्टेट गवर्नमेंट होती है। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। अब इनकी 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट होती हैं यानी वर्क डिपार्टमेंट जो किसको क्या वर्क करना है, कौन से डिपार्टमेंट किसके पास रहेंगे। अब यूनियन लिस्ट का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो लिस्ट है, उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे साफ लिखा है जो नेशनल इशू के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये सब इशू जो रहते हैं ये सब यूनियन गवर्नमेंट के पास में रहते हैं। एंड द सेकंड स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन जो सिंचाई विभाग होता है, ये सब जो इशू लोकल इशू होते हैं ये सब स्टेट्स लिस्ट में रहते हैं। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों का ही एक तरीके से राइट होता है। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शंस एंड सक्सेशन। ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों का इशू रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट। यदि इन पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। जो माना जाता है फिर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके रूल को माना जाता है, उसके बनाए गए लॉ को माना जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ये होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे इसमें एग्जांपल वही जम्मू एंड कश्मीर का दिया गया। इसका कोई अब रिलेशन भी नहीं है क्योंकि अब टेरिटरी बन गई। इसको स्पेशल पावर थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था।
और इसका स्टेट असेंबली थी, इसका फ्लैग तक अलग था, तो एक स्पेशल स्टेटस था इसको। इसका एग्जांपल दिया है एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट ये सब पावर्स दिखाई गई जम्मू कश्मीर की। जो वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं था स्टेट का, वो वहाँ पर हाउस नहीं परचेज़ कर सकता था, वहाँ की लैंड को परचेज़ नहीं कर सकता था। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैंने अभी अरुणाचल प्रदेश आपको बताया था, जो साउथ में स्टेट है, उसको भी कुछ स्पेशल पावर दी गई है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई है, स्टेटस है। ये होल्डिंग टुगेदर के अंदर कैसे अनइक्वल पावर्स होती हैं स्टेट्स की, उसका एग्जाम्पल है एक तरीके से ये। नेक्स्ट, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरिया which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of existence states. These area like Chandigarh एक टेरिटरी है, लक्षद्वीप और द कैपिटल ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इनको यूनियन टेरिटरीज दी जाती हैं। दीज टेरिटरीज डो नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट्स। इनको पावर ऑफ स्टेट्स नहीं होती। चलिए, दिल्ली के अंदर तो चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट किया जाता है, बट उसकी पावर्स भी लिमिटेड होती हैं। गवर्नर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, उसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं दिल्ली के अंदर। तो ये भी कुछ कंडीशन होल्डिंग टुगेदर के अंदर दिखाई गई हैं कि कैसी कंडीशन हो सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन द रनिंग दीज एरियाज़। जो टेरिटरीज होती हैं लाइक दीज, उसमें सेंट्रल पावर की ही पावर्स ज़्यादा होती हैं। अंडरस्टैंड? अभी हमने देखा, अब हम रीड कर रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हमने यूनियन लिस्ट को देखा, हमने स्टेट लिस्ट को देखा, कॉन्फ्रेंस लिस्ट को देख लिया हमने। हमने जुडिशरी को पढ़ लिया। जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। The union and the state governments have the power to raise resource by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो जो जुरिडिक्शन होता है उसकी बहुत स्पेशल पावर होती है जुडिशरी की होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये प्रैक्टिस कैसे होती है, ये काम कैसे करता है फेडरलिज्म, तो उसके टॉपिक्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म। जो प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर लेबल्स होते हैं, उनका वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। But these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. यदि यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में ये फेडरल एक्सपेरिमेंट, तो ये केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। यहाँ पर The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. जो नेचर है डेमोक्रेसी की हमारे यहाँ पर, जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की हमारे यहाँ पर, उसके कारण वो सक्सेसफुल हो पाया है। This ensured that the spirit of federalism respect for diversity. क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म होती है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उसमें रेस्पेक्ट होती है डाइवर्सिटी की। डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। सभी की डिज़ायर की इच्छा रखी जाती है एक तरीके से, और रेस्पेक्ट की जाती है पूरी डाइवर्सिटी की। अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पर इंडिया में, इसने प्रैक्टिस कैसे कैसे की। लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं, जो ऐसे स्टेट्स जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनते हैं, जैसे तेलंगाना, जैसे कि फिर महाराष्ट्र। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाए गए हैं।
The creation of linguistic states was the first and a major test of the democratic politics in our country. ये एक democratic politics है country के अंदर. If you look at the political map of India, when it began its journey as in democracy in 1947, that of 2017, you will be surprised by the extent of the changes. 47 से लेकर 2017 तक क्या क्या चेंजेस आए, उससे अगर चेंजेस को देखें आप, लगभग 7 स्टेट्स थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो 7 स्टेट्स थे. आज 28-29 स्टेट्स तक इसकी जर्नी पहुंची है. तो उसके स्टेट्स के बनने के कई कारण हैं. कुछ जोग्राफिकल कंडीशन के कारण बने, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर बने, या कुछ कल्चर के बेसिस पर बने. तो उसके सबके रीजन्स अलग अलग हैं स्टेट्स के क्रिएट होने का. तो एक लॉन्ग जर्नी है उसकी. मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. ये सब चेंजेस हुए. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी. एथनिक जो कंपोजिशन होती है, जो उसकी कम्युनिटी रहती है, जो कल्चर है वहाँ की, जो वहाँ का जोग्राफी का कंडीशन है. जैसे उत्तराखंड जैसे आप देखते हैं जोग्राफिकल कंडीशन में बना हुआ है, जो माउंटेन एरिया है सारा उसको लेकर एक स्टेट को बनाया गया है. दीज इंक्लूड स्टेट लाइक जैसे नागालैंड, उत्तराखंड एंड द झारखंड. ये सब जोग्राफिकल कंडीशन या फिर कल्चर बेसिस पर बनाए गए स्टेट्स हैं. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders ने समझा, उन्हें डर लगा इस बात का कि ये कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ये डिवाइड कर सकता है कंट्री को, ये वायलेशन कर सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. कुछ दिन के लिए उस पर काफ़ी रोक लगा दी थी, बनाए नहीं थे इस तरह के स्टेट्स. बट द एक्सपीरियंस हैज़ सोन, परंतु लॉन्ग एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये निकल कर आया, जो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स है हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. उससे कंट्री और ज़्यादा यूनाइटेड होता है. जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ईजियर हो जाता है, जो वायलेशन है वो कम हो जाता है. तो एक तरीके से जो फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था इस तरह के स्टेट्स का. अब हमने इस स्टेट्स को कर लिया है. लैंग्वेज पॉलिसी देखेंगे. लैंग्वेज पॉलिसी का क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कोई इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. जैसे कि जो गलती उसने कर दी थी श्रीलंका ने, इसने आला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था और एक वर्ल्ड एक सिविल वॉर की तरफ उनका कंट्री चला गया था. इंडिया ने ऐसा नहीं किया, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया था. हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज किसी को अडॉप्ट नहीं किया था. हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया था. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% इंडियंस. हम हिंदी बोलते हैं बट ये केवल कितने लोग बोलते हैं, 40% लोग. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. इसलिए अदर लैंग्वेजेस को बचाने की भी नीड दिखाई दी. इसलिए 21 अदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया एक शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में. और इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिनमें एग्ज़ाम भी होते हैं. जैसे एग्जांपल है, ए कैंडिडेट इज़ इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस स्टेट्स. जो लैंग्वेज उसको सूट करेगी वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है. ये 21 जो अदर लैंग्वेजेस को उसने हिंदी के साथ में शेड्यूल्ड लैंग्वेज में अडॉप्ट किया है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. सभी स्टेट्स हैं उसकी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट होती है, क्योंकि आपने देखा ऊपर की जो स्टेट्स हैं वो तो लैंग्वेजेस बेसिस पर ही बने हैं मोस्टली. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स. जो उसके स्टेट्स की लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में मेनली उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो हैंडल होते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. फिर बात आती है कि इसमें देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रह गया. अब देखते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशंस.
जो सेंटर स्टेट रिलेशन होते हैं वो बड़ा ही क्रिटिकल होते हैं। आपको मैंने पीछे बताया कि उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनके राइट्स अलग अलग होते हैं। फिर भी restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practices. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends on a large extent on how the ruling party leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both the center and the most of the states. You know that a single party, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उसने रूल किया, बहुत पॉपुलर पार्टी रही, क्योंकि फ्रीडम जो फाइटिंग है उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, उनके बहुत नेशनल लीडर रहे हैं, तो इंडिया ने काफ़ी प्यार उनको दिया है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड स्टेट एंड द center. This meant the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. फेडरल यूनिट्स जो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स होती हैं उसकी एक्सरसाइज उसे नहीं हो पाई, क्योंकि सपोज करिए सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी, कभी स्टेट की गवर्नमेंट किसी से शिकायत कंप्लेन करेगी क्या? क्योंकि उसकी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट है स्टेट में और अपनी पार्टी की ही गवर्नमेंट है सेंटर में, तो उनकी आपस में किसी के प्रति कोई कंप्लेन होगी? नहीं होगी। तो एक तरीके से जो फेडरल सिस्टम का एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में वो तब अच्छी होती है जब स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है और सेंटर में अलग पार्टी की होती है, तब कोई भी जो एक फेडरलिज्म की जो फेडरल यूनिट्स हैं उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसकी जो पावर्स है, सही तरीके से एक्सरसाइज करती हैं जब डिफरेंट पार्टी होती है। क्योंकि जो सेम पार्टी होती हैं वो तो एक दूसरे की कंप्लेन नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनकी अपनी पार्टी है। एज व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्टेट्स, when the ruling party at the state level was different, the parties that rule the center tried to undermine the power of the states. जो रूलिंग पार्टी है स्टेट्स की, अगर वो डिफरेंट है, पार्टी दैट रूल द सेंटर, जो सेंटर में पार्टी रूल करती है उससे अलग है, ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स, तो वो स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है, उसको एक तरीके से मतलब परेशान करती है, ये मान सकते हैं। इन दोज डेज द सेंटर गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशंस टू डिसमिस द स्टेट्स गवर्नमेंट। कई बार एक जो आर्टिकल है 35 नाम है शायद उसका, परेप्स, तो उसके थ्रू कई बार सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सस्पेंड भी किया है, एक तरह का मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, कई बार अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है। दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी, ऐसे स्टेट्स की गवर्नमेंट जो विरोधी पार्टी की है उसको कई बार सस्पेंड भी किया गया है। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये एक तरीके से फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट वर्क है अगर ऐसा होता है तो। ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद में काफ़ी चेंज आया। क्या आया? एक कोलिजन गवर्नमेंट आ गई। कोलिजन गवर्नमेंट कैसी होती है उसे समझ लीजिए। हमारे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो डायरेक्ट जिसमें हमारे जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में जाते हैं हमारे द्वारा चूज़ करके, तो नंबर होता है उनका 445, उसके हाफ से 1+ यानी 272 मेजॉरिटी पॉइंट होता है। अगर किसी एक पार्टी की ये नंबर नहीं आता, इतने एमपी जीत कर नहीं आते पूरी कंट्री के अंदर से 272, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो जो और रीजनल छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जब ऐसी दौर आ जाता है तो 90 के बाद में ऐसा एक तरीके से समय आया जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया। मान लीजिए एक पार्टी जीत कर लाई 250, एक 5 जीत कर आई, एक 5 जीत कर आई, एक 10 जीत कर आई और एक 3 जीत कर, तो कुछ पार्टी मिलकर इस 272
को अचीव कर लेती हैं और एक मेजॉरिटी पॉइंट बना लेती है। सारी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये कुछ पिक्चर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है पिक्चर्स के बारे में कि ये क्या शो करती हैं, ऑप्शन दे देंगे उसमें। ये दोनों पिक्चर्स स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के रिलेशन को शो करती हैं कि मान लीजिए ये सेंटर है और ये स्टेट्स हैं अलग अलग, इन्हें मांगने के लिए जाना पड़ता है, यानी एक रिलेशन दिखाया गया है छोटे और बड़े का। ये भी स्टेट जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो कैसी होती है, वो डिफरेंट पार्टीज उससे जुड़ी होती हैं, उनकी डिमांड्स को सेंटर फिर जो गवर्नमेंट होती है कैसे पूरा करती है, उनको कैसे संभाल कर चलते हैं। तो सब ये कोलिशन गवर्नमेंट की पिक्चर है। वो एक स्टेट और सेंटर जो गवर्नमेंट होती है उसके रिलेशन की पिक्चर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें एक तरीके से लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। लैंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, आप इसको रीड कर लेना, मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि कौन सी लैंग्वेज कितनी परसेंटेज में बोली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है उसको हम पढ़ेंगे। जो थर्ड टायर जो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, उसमें क्या क्या प्रोविजंस अमेंड किए गए, क्या क्या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट 5 और 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं इसमें से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम समझ लेते हैं। नोट्स हैं, इससे देख लेते हैं। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंटर and state government and given to the local government is called decentralization। इसी को हम decentralization कहते हैं। जब सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इसी को हम decentralization कहते हैं। अंडरस्टैंड? द बेसिक आइडिया बिहाइंड decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local levels। ये इसलिए, इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, आइडिया क्या था। मान लीजिए अपना एक विलेज ले लीजिए, इस विलेज के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं कि स्टेट लखनऊ में बैठे, कैपिटल में बैठे लोगों को कैसे पता लग सकता है। तो इसलिए ये आइडिया था इस डिसीजन के पीछे कि जो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो उस गांव में ही बने, वहीं लोकल लेवल पर बने, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स को वहीं पर सॉल्व किया जाए, कंसर्न किया जाए। तो ये एक तरीके से आइडिया था इसके पीछे। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। लोकल पीपल कैन आल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। द मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992 में किया गया, ये जो अमेंडमेंट किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर को इंट्रोड्यूस किया गया डेमोक्रेसी में और उसे पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाया गया। क्या क्या प्रोविजंस उसके अंदर किए गए वो इसके अंदर है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। आप देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन के हर 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस होते हैं। गांव में जाएंगे तो ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर जो प्रधान या सरपंच के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी 5 ईयर्स बाद होते हैं। तो एक पूरा ये विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक की एक बॉडी है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज कहते हैं। ये इसके अंदर किया गया। दूसरा, सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and executives head of these institutions for the scheduled caste। इसमें एक शेड्यूल कास्ट, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक तरीके से यहाँ पर सीटों को रिजर्व किया गया। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। वीमेन को एक तरह से रिजर्वेशन दिया गया। कितना? 1/3 सीट्स का।
स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। इन इलेक्शंस को हेल्ड करने के लिए हर स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे आदेश दिया गया एक तरीके से अपनी पावर और रेवेन्यू को शेयर करने के लिए लोकल बॉडी के साथ में, जिससे अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। अब ये जो शेयरिंग पावर्स का शेयरिंग है रेवेन्यू का, ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकता है। अब उसके लेवल हैं। सबसे पहले आता है पंचायती राज सिस्टम। क्या है पंचायती राज सिस्टम? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। जो रूरल एरिया होता है उसमें जो उस गवर्नमेंट को जो जाना जाता है पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। सबकी एक ग्राम पंचायत होती है हर गांव की। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। उसके मेंबर्स भी होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच, उनको हम पंच कहते हैं। एंड द प्रेसिडेंट और ए सरपंच, जो उनका एक प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको हम सरपंच, हमारे यहाँ प्रधान भी कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन। जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के पॉपुलेशन होती है, वो सब उनको वोटिंग करते हैं। लिविंग इन ए विलेज और वार्ड, वो सब उनको अपना वोट कास्ट करते हैं। ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, जिसके हेड को सरपंच या प्रधान कहते हैं, वो इस विलेज की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पूरी ग्राम सभा बनती है, इसके मेंबर्स होते हैं, उसके सुपरविजन में ये वर्क करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। साल में इन्हें 2 या 3 अपनी जो मीटिंग्स हैं अपने मेंबर्स के साथ में करनी होती है। एनुअल इनका बजट्स होता है, वो अनाउंस करना होता है ग्राम पंचायत को। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, वो उसकी ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर भी ग्राम सभा नज़र रखती है। वैन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म्ड ए पंचायत। जब ग्राम पंचायत एक साथ ग्रुप हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। समिति और ब्लॉक मंडल, जिसे आप कुछ गांव मिलकर क्या बनाते हैं? एक मंडल बनाते हैं, जिसे एक ब्लॉक भी कहते हैं। हमारे लोकल लेवल पर ब्लॉक जानते हैं, कहीं उसको समिति कहते हैं, कहीं उसको मंडल कहते हैं। कुछ गाँव को का जो ग्रुप होता है उसको एक ब्लॉक बना देते हैं। द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। जो पंचायत मेंबर्स होते हैं एरिया में, उस हर गांव के उस ब्लॉक में पढ़ने वाले, वो उसको एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं उनमें से। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। अब देखिए, सबसे छोटी यूनिट होगी ग्राम पंचायत, उससे बड़ी यूनिट हो गई मंडल या ब्लॉक, और इससे बड़ी यूनिट हो गई जिला परिषद। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट में भी, ये समझ लीजिए। सबसे पहले पंचायत, दूसरी ब्लॉक और तीसरी जिला पंचायत। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद। इस जिला परिषद का एक अपना प्रेसिडेंट भी होता है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो वोटर्स होते हैं उन्हीं से उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये भी इसके मेंबर्स होते हैं इस परिषद के। जैसे आपने देखा कि जिला परिषद है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये जिला परिषद का डिस्ट्रिक्ट लेवल है। इससे नीचे आता है पंचायत समिति, जिसे आप ब्लॉक लेवल कहते हैं। ग्राम पंचायत, जिसे आप विलेज लेवल कहते हैं। तो ये एक तरीके से 3 लेवल होते हैं पंचायत राज के, लोकल गवर्नमेंट के। फिर आता है सिटीज़ में
म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं? एज ग्राम पंचायत इज़ फॉर रूरल एरियाज़, सिमिलरली वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज़। आप सभासद जैसे इलेक्शन सुनते होंगे, अपने पार्षद के चुनाव सुनते होंगे, मेयर के इलेक्शंस आपने सुने होंगे। जो वो इलेक्शंस होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बड़ी सिटीज़ को लिया जाता है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों ही जो कंट्रोल किए जाते हैं वो इलेक्टेड बॉडीज़ के द्वारा किए जाते हैं। द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, पॉलिटिकल हेड होता है एक म्यूनिसिपैलिटीज़ का। इट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एज ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर। एक तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर को हम क्या कह सकते हैं, जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उस पूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से, उसको मेयर कहते हैं। जैसे आप मेरठ के अगर रहने वाले हैं तो मेयर के इलेक्शंस आपने देखे होंगे। मेयर पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए होता है और छोटे छोटे उसमें वार्ड्स बनाए जाते हैं, उनके लिए पार्षद और सभासद इलेक्ट किए जाते हैं। ये पूरी बॉडी अर्बन एरिया की होती है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी conducted anywhere in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women representation and the voice in our democracy. This is the decentralization of India या थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। थैंक यू सो मच।